हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत जायसवाल और आप देख रहे हैं स्टडी मोटिवेशन चैनल, जहां हम लोग एनसीईआरटी के बुक्स को कवर करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे, जहां पे आप लोग एनसीईआरटी के बुक्स को रीड करते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी के बुक्स को कवर करते रहते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी सोशियोलॉजी क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 नोट्स। ठीक है, पहले चैप्टर का भी नोट्स मैंने अपलोड कर दिया था। अगर जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल पर सर्च करके देख ले। और आज चैप्टर नंबर 2 है। और जहाँ तक नोट्स की बात है, हम लोग पॉइंट वाइज इसे समझेंगे। और अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगे तो आप प्लीज़ इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। स्मरणीय बिंदु में सबसे पहले बता रहे हैं सामाजिक समूह। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पढ़ा है तो और अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो अगर आप नोट्स देखते हैं तो वो भी आप समझ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। और अगर मैं एक बार जरूर करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ बुक पहले रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही नोट्स देखिएगा, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पहला बोल रहा है सामाजिक समूह। अगर आप पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो इसमें आपको मेन टॉपिक्स बताए जाएंगे पॉइंट में, और जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पूरी बुक की समरी क्या थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है सामाजिक समूह। इसका अर्थ है व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं। समाजशास्त्र की अपनी संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट्स, सिद्धांत तथा तथ्य संग्रह की पद्धतियां हैं। आखिर जाहिर सी बात है, सामाजिक समूह क्या है। इसके अंदर अगर हम लोग यही जानते हैं ना कि इसके सिद्धांत क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, और इसके अंदर कौन सी संग्रह आते हैं, या ये किस माध्यम से ये बना हुआ है। ठीक है, तो वही बताना चाह रहा है कि इसका अर्थ व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सामाजिक संकल्पनाएं। यह सामाजिक तथ्यों यानी सोशल फैक्ट्स को परिभाषित करने तथा समझने में सहायता करती हैं। सामाजिक शब्दावली पर चर्चा करना तथा ज़्यादा आवश्यक बन जाता है। तो सामाजिक संकल्पनाएं क्या है, यह बताता है कि समाज के कौन कौन से फैक्ट हैं और किनको किनको किस माध्यम से समझाया जा सकता है। ठीक है, इसके माध्यम से हम लोग ये जानते हैं, और इसके माध्यम से ही हम लोग समाज के विभिन्न वर्ग पर, विभिन्न परिस्थितियों पर चर्चा कर पाते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं क्या करें, सामाजिक समूह की विशेषताएं। आइए अब हम लोग समूह के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपने चैप्टर रीड किया होगा तो आपको पता होगा, हम लोगों ने उसमें समूह के बारे में पढ़ा था। अलग अलग प्रकार के समूह भी थे उसमें। ठीक, तो यहाँ क्या कर रहा है, सामाजिक समूह की विशेषताएं। तो पहला है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। आप सभी जानते हैं, समाज के चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन किया था इसको, और आशा आपने काफ़ी इसे पसंद भी किया था। तो उसमें हम लोगों ने समाज के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जान लिया था, जहाँ पर हमें ये मदद मिल रही है कि ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जाहिर सी बात है। दूसरा आता है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध रखते हैं, किसी के साथ मिले जुले रहते हैं, किसी के साथ नहीं मिले जुले रहते हैं। थर्ड है सामान्य मूल्य, सबका अपना अपना एक सामान्य मूल्य होता है। ठीक, फिर सामान्य स्वार्थ और उद्देश्य या दृष्टिकोण। जाहिर सी बात है, किसी समाज में हमेशा प्रतिस्पर्धा भावना और एक दूसरे से लगन हमेशा देखने को मिलती है, तो यहाँ पर स्वार्थ, उद्देश्य या दृष्टिकोण भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर आता है समूह में कार्यों का विभाजन होता है। जाहिर सी बात है, हमेशा एक समूह कोई एक निम्न कार्य या एक मुख्य कार्य नहीं करता है, हमेशा कार्यों का वहाँ पे विभाजन होता है। तो ये था हमारा सामाजिक समूह की विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसमें बोल रहा है कि सामाजिक समूह तथा अर्ध समूह क्या है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ समूह के भी प्रकार बता दिया है। हम लोगों ने जब इस चैप्टर को नोट्स में तब्दील कर रहे थे, तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों के दिमाग में आ रही थी कि हम लोग इसे अच्छे से मतलब कन्वर्ट किया जाए, ताकि सबको पॉइंट वाइज समझ में आए। लेकिन कुछ त्रुटियां हो गई हैं, जैसा कि मैंने अभी इसे पढ़ा था, तो उसमें कुछ जगह गलतियां हैं जो कि मैं उसे सही करते चलूँगा। आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, फिर कह रहा है सामाजिक समूह तथा अर्ध समूह। देखते हैं क्या है सामाजिक समूह। क्या होता है, सामाजिक समूह के सदस्यों में आपसी संबंध पाए जाते हैं। लेकिन अर्ध समूह क्या है, एक अर्ध समूह एक समुच्चय अथवा समायोजन होता है जिसमें संरचना अथवा संगठन की कमी होती है। तो दोस्तों, सामाजिक समूह जहाँ पर आप रहते हैं, वहाँ के एरिया, आपके पड़ोसी लोग, वो लोग क्या है, जब एक जगह मिलते हैं तो क्या हो जाता है, एक समूह हो जाता है। ठीक है, तो आपसी संबंध होता ही है। जाहिर सी बात है, आप लोग अपने आस पड़ोस के लोगों से, या आपकी दोस्ती हुई होगी, आपके पिता लोग एक दूसरे से दोस्त रहे होंगे या हैं। ठीक है, उसी तरह अर्ध समूह क्या होता है, वो लोग एक दूसरे से संबंध नहीं रखते हैं, या ये ऐसा कर सकते हैं, या कभी कभी ऐसे जगह पे इकट्ठा होते हैं जहाँ पर इनका कुछ देर के लिए काम रहता है, उसके बाद काम खत्म होते ही वो लोग अपने अपने जगह चले जाते हैं। सेकंड आते हैं दूसरा, सामाजिक समूह में व्यक्तियों
एकत्रता को नहीं बल्कि समूह के सदस्यों में आपसी संबंध होते हैं। यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है सामाजिक समूह में क्या होता है, व्यक्तियों के एक दूसरे से संबंध न होकर सामूहिक संबंध होता है। ठीक है, सदस्यों में आपसी संबंध होता है। जैसे कोई भी अगर त्यौहार आता है या कोई भी गेम होता है या कुछ भी होता है या कोई किसी के ऊपर दुख या सुख आता है तो सब मिल बांट कर अपना देखते हैं। लेकिन वही अर्ध समूह में क्या है, समुच्चय सिर्फ लोगों का जमावड़ा होता है जो एक समय में एक ही स्थान पर एकत्र होते हैं, जिनका आपस में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। उदाहरण के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप आदि। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया कि जो अर्ध समूह होता है वो किसी फिक्स टाइम के लिए इकट्ठे होते हैं। ठीक है, वो सब एक दूसरे को नहीं जानते हैं और कुछ समय के लिए इकट्ठा होते हैं और उसके बाद चले जाते हैं अपने अपने गंतव्य पर। थर्ड पॉइंट क्या शो कर रहा है, एकता की भावना पाई जाती है। देखिए यहाँ इसे की कर लीजिएगा, एकता की भावना पाई जाती है, इसी कारण व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, हमदर्दी, प्यार आदि। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। जैसा कि आप लोग इस शो के बारे में जानते हैं, बहुत ही काफ़ी पॉपुलर शो है और आई होप कि आप लोगों ने इसे वॉच किया होगा और बहुत बेहतरीन और फनी शो है। तो उसमें क्या होता है, गोकुल धाम सोसाइटी एक सोसाइटी है जिसे आप इस माध्यम से एक एग्जाम्पल की तौर पर ले सकते हैं कि वो क्या है, सामाजिक समूह है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी फंक्शन या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो सब देखते हो आप लोग कि वो लोग आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अर्ध समूह में क्या होता है, अर्ध समूह विषम परिस्थितियों में सामाजिक समूह बन सकते हैं, जैसे समान आयु एवं लिंग आदि। लेकिन अर्ध समूह क्या है, कोई विषम परिस्थिति आती है तो वहाँ पर सामाजिक समूह बन जाते हैं। जैसे कोई फिक्स, जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं कॉलेज में जा रहे हैं तो कॉलेज में एक लेवल पे आप लोग को एक ही उम्र के दोस्त मिल जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, उन दोस्ती करते हो। उसके बाद धीरे धीरे बातचीत होते होते एक समय ऐसा आता है कि आप लोग एक दूसरे के घर आने जाने लगते हो, तो वो क्या हो जाता है, एक तरीके से सामाजिक समूह बन गया। लेकिन था तो पहले स्टार्टिंग में अर्ध समूह ही ना, तो वही बताने की कोशिश कर रहा है। आगे चलते हैं, सामाजिक वर्ग आ गया। वो हम लोगों ने सामाजिक समूह पढ़ा, अब ये सामाजिक वर्ग देखते हैं क्या कर रहा है। सामाजिक वर्ग, इसका अभिप्राय समान विशेषताओं के आधार पर लोगों का सांख्यिकी समूहीकरण अथवा वर्गीकरण से। उदाहरण, सभी मनुष्य जिनका व्यवसाय समान हो तथा 5 फीट तथा इससे ज़्यादा ऊंचाई की सभी लड़कियां। अब यहाँ पे वर्ग की बात आ रही, तो दोस्तों आप सभी जानते हो वर्ग हमेशा कुछ न कुछ किसी न किसी लेवल पे अलग अलग रहते हैं। जैसे कोई लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई नाटा हो सकता है, कोई मोटा हो सकता है, कोई अमीर हो सकता है, कोई गरीब होता है। तो वर्ग क्या होता है, हमेशा अलग अलग पैटर्न पर बटा होता है। तो यहाँ सामाजिक वर्ग की बात कर रहा है, तो सामाजिक वर्ग से आप इसे थोड़ा सा दिमाग आप चलाओ तो खुद समझ सकते हो क्या हो सकता है कि इसका अभिप्राय समान विशेषताओं के आधार पर, समान विशेषता जिसकी विशेषताएं समान हो, यानी कोई व्यवसायी हो सकता है, कोई 6 फुट का हो सकता है तो वो 6 फुट वाले जितने होंगे वो एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, कोई डॉक्टर हो सकता है, तो ऐसे कई से समूह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो समान विशेषताओं के आधार पर लोगों का सांख्यिकी समूहीकरण अथवा वर्गीकरण से। उदाहरण, सभी मनुष्य जिसका व्यवसाय समान हो। अगर कोई एक व्यक्ति, अगर किसी का परचून का दुकान या किराना का दुकान है तो काफ़ी लोगों का इस एरिया में देखोगे काफ़ी लोगों के दुकान हो सकते हैं, तो क्या हो जाता है, सामाजिक वर्ग में बटे होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होगे मेरे कहने का मतलब। सेकंड पॉइंट बता रहा है, सामाजिक वर्ग के लोग एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया नहीं करते, वे लोग एक दूसरे के अस्तित्व से भी परिचित हो सकते हैं। यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सामाजिक वर्ग के लोग एक दूसरे से अंतःक्रिया करें या न करें। ठीक है, वो एक दूसरे के अस्तित्व से अपरिचित भी हो सकते हैं। यानी मान लीजिए कि आप एक 6 फुट के व्यक्ति या लड़की हैं, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर किसी से बात करेंगे तो वो भी 6 फुट का ही हो सकता है वो 5 फुट का हो या 4 फुट का हो या आपसे ज़्यादा फुट का हो। ओके, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है। आगे चलते हैं, क्या बता रहा है, समुच्चय यानी एग्रीगेट्स तथा सामाजिक वर्ग यानी सोशल कैटेगरी दोनों अर्ध समूह है। ठीक है, जो सदियों बाद कभी कभी सामाजिक समूह बन जाते हैं। जाहिर सी बात है, सामाजिक वर्ग और क्या है, समुच्चय जब काफ़ी समय तक एक साथ रहने लगते हैं तो एक समय के बाद क्या हो जाते हैं, सामाजिक समूह बन जाते हैं। मान लीजिए आप बनारस से मुंबई गए, तो जब आप मुंबई जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि आप वहाँ पे नए रहते हो, आपकी भाषा अलग रहती है। लेकिन जैसे जैसे साल दर साल बीतता जाता है आप उनसे घुलने मिलने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है कि आप भी पूरी बॉम्बे स्टाइल में हो जाते हो। ओके, तो वो क्या हो जाता है, अंत में जाकर सामाजिक समूह बन जाता है। लेकिन स्टार्ट में क्या रहते हैं, वो अर्ध समूह या समुच्चय रहते हैं। फिर उदाहरण बता रहे, किसी स्थानीय परिवेश में सभी घरेलू नौकर समय के अंतराल में संघ का निर्माण कर सकते हैं तथा संगठित होकर किसी सामाजिक समूह के रूप में एक समान परिचय विकसित कर सकते हैं। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार
कोई एक मान लीजिए फैक्ट्री है, वहाँ पे नौकर अलग अलग एरिया से आके काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो एक समय तक काफ़ी देर तक एक ही जगह काम करते हैं तो क्या होता है, उन लोगों में अपना एक संबंध बनने लगता है, लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं। अगर किसी को कम सैलरी दिया जा रहा है या किसी को एक तरीके से अब्यूज़ या प्रताड़ित किया जा रहा है या उसे कम वेतन दिया जा रहा है बल्कि वो काम ज़्यादा कर रहा है, तो लोगों की एक दूसरे से भावना जुड़ी रहती है, तो उसके खिलाफ संघर्ष करते हैं, वो अपना एक संघ बना लेते हैं, राइट। तो वो हड़ताल भी कर सकते हैं। तो ये क्या किस चीज़ के लिए, स्टार्टिंग में तो वो अर्ध समूह ही थे, लेकिन इन द एंड वे एक सामाजिक समूह बनकर उभरे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप ये समझ रहे होंगे। अगर आप अभी जितने भी नए लोग हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए चैनल को, हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम लोग भी ऐसे वीडियोस लाते रहें। काफ़ी मेहनत लगता है नोट्स तैयार करने में। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं सामाजिक समूह के प्रकार। अब आता है सामाजिक समूह प्रकार। हम लोगों ने नोट्स जब तैयार किया तो इसमें 5 प्रकार हम लोगों ने देखा, ये 3 4 5, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने एक्सप्लेन 4 किया है। पहला समुदाय और समाज हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया। समुदाय ऐसे समुदाय जिसमें एक निश्चित वर्ग के लोग होते हैं, समुदाय जैसे वॉरियर लोग होते हैं, राइट। आपने कभी देखा होगा टीवीज़ वगैरह पे जो चाइनीज़ फिल्में होती हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के होते हैं, जापानीज़ या चाइनीज़ सीरियल में ऐसा काफ़ी देखने को मिलते थे। और दूसरा आता है समाज। समाज जैसा कि आप सभी जानते हैं, समाज में रहना, उनका वर्ग, उनका खान पान, सबका अपना अपना अलग स्टाइल होता है समाज में, तो वो ठीक है उसके प्रकार। लेकिन हम लोगों ने 4 को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, जिसमें 4 कुल के अनुसार प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह है, दूसरा संदर्भ समूह है, तीसरा अंत और बाह्य समूह है, चौथा समवयस्क समूह है। हम लोग इसे बारी बारी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है प्राथमिक समूह। अब प्राथमिक समूह क्या है और द्वितीयक समूह देखिए। प्राथमिक समूह लोगों का छोटा समूह या सीमित समूह है। ठीक, प्राथमिक समूह क्या होता है, वो लोगों का छोटा समूह या सीमित समूह होता है। द्वितीयक समूह क्या है, यह समूह, द्वितीयक समूह आकार में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, राइट। फिर कह रहा है प्रेम, घनिष्ठता एवं भावनात्मक संबंध इसकी विशेषताएं हैं। और इसकी क्या विशेषताएं, इसकी विशेषताएं औपचारिक और अवैयक्तिक संबंधों से जानी जाती हैं। औपचारिक और अवैयक्तिक संबंध इसकी विशेषताएं हैं, राइट। अभी आगे बताएगा क्या उदाहरण है। फिर बोल रहा है उदाहरण के लिए परिवार और मित्रों के समूह, और इसमें उदाहरण के लिए क्लब, आवासीय कल्याण। ठीक है, तो अब यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि जो प्राथमिक समूह होते हैं वो जैसे फैमिलीज वगैरह मेंबर लोग होते हैं जहाँ पर एक साथ रहते हैं, वो प्राथमिक समूह। लेकिन वही फैमिली मेंबर किसी क्लब वगैरह या संगठन से जाकर मिल जाते हैं तो वो समूह क्या हो जाता है, द्वितीयक समूह, राइट। ओके, आप लोग समझ रहे होंगे जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ। फिर आगे हम लोग आते हैं अंतर समूह और बाह्य समूह में। ठीक है, अंतर समूह बाह्य समूह भी कुछ ऐसा ही है। जैसे अंतर समूह में हम भावना पाई जाती है, जैसे प्राथमिक समूह में परिवारों में हम भावना पाई जाती है। बाह्य समूह में हम भावना का अभाव रहता है। जब आप किसी क्लब से वगैरह से जुड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि आप सभी के साथ समान भावना रखें, ठीक है, राइट। सो ऐसा तो है नहीं कि आप किसी के लिए घृणा रखते हैं तो सभी से घृणा रखेंगे, किसी के लिए खुश हैं तो सबसे खुश रहेंगे उस क्लब में। आप फिक्स लोगों से ही खुश रह सकते हैं, फिक्स लोगों से ही घृणा कर सकते हैं, तो ये हो जाता है। फिर आता है संबंधों में निकटता, जिसमें जाहिर सी बात है फैमिली मेम्बर्स लोगों में संबंधों में निकटता होती है, इसमें दूरी होती है, आप समझ रहे होंगे। थर्ड है समूह के सदस्यों के प्रति त्याग और सहानुभूति की भावना रहती है। जाहिर सी बात है अगर आपकी फैमिली में अगर किसी का नौकरी लग जाती है तो कितनी खुशी होती है, लेकिन कभी कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो हम लोग कितने दुख होते हैं। तो क्या होता है, सदस्यों के प्रति त्याग और सहानुभूति हमेशा बनी रहती है। और इसमें त्याग और सहानुभूति क्या होती है, औपचारिक ढोंग होता है। लोग कहते तो हैं कि मैं तुम्हारी तरफ से मदद करूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन ऐसा देखने को कम ही मिलता है। फिर चौथा आता है पॉइंट हमारा, सुख दुख की आंतरिक भावना और सुख दुख की बाहरी रूप। तो सुख दुख की आंतरिक भावना फैमिलीज मेंबर में हमेशा देखने को मिलती है, जो कि प्राथमिक समूह और अंतर समूह कह सकते हैं, और बाह्य समूह और द्वितीयक समूह में बहुत कम ही देखने को मिलती है। अब आता है संदर्भ समूह तथा समवयस्क समूह। ठीक है, देखते हैं संदर्भ समूह क्या है, रेफरेंस ग्रुप। यह एक ऐसा समूह है जिससे हम संबंधित नहीं होते हैं, पर हम अपने आप को उस समूह से अभिनिर्धारित अवश्य करते हैं तथा हम उनकी जीवन शैली का अनुकरण करने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न भारतीय युवाओं के लिए अमेरिका या बॉलीवुड के कलाकार संदर्भ समूह हैं। तो यहाँ पे संदर्भ समूह भी एक तरीके से बताने की कोशिश किया है उदाहरण के रूप में बताकर कि होता क्या है कि कभी कभी कुछ ऐसे समूह भी हम लोगों को समाज में देखने को मिल जाते हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं कि हॉलीवुड और बॉलीवुड में हमें देखने को मिल जाते हैं, जो हम लोग उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम मैं एग्जाम्पल के रूप में देख सकता हूँ, सिंगर, डांसर, ठीक है, राइटर, कंपोजर या कुछ भी। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर आप मान लो अगर आपको अरिजीत सिंह पसंद है या आतिफ असलम पसंद है, अगर कोई भी आपको पसंद है तो आप चाहोगे कि उनकी तरह बनना, तो आप हमेशा उनकी तरह बनने की कोशिश करते हो, उनकी तरह गाने की कोशिश करते हो, उनकी तरह रिएक्ट करने की कोशिश करते हो। अगर आप एक्टर किसी पसंद है, किसी को कोई भी एक्टर पसंद हो सकता है, तो वो उसकी तरह बनने लगता है। तो क्या होता है, उनके लिए वो
संदर्भ समूह हो जाता है, यानी रेफरेंस ग्रुप। क्योंकि कलाकारों का ग्रुप अलग होता है, एक्टर का ग्रुप अलग होता है, राइट, सिंगर का ग्रुप अलग रहेगा, डांसर का ग्रुप अलग रहेगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। फिर आता है हमारा लास्ट समवेक समूह। समवेक समूह मीन्स पीयर ग्रुप। यह इस प्रकार का प्राथमिक समूह है जो सामान्यतः समान आयु के व्यक्तियों के बीच अथवा सामान्य व्यवसाय समूह के लोगों के मध्य बनता है। समवयस्क समूह का व्यक्तियों के जीवन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ समवयस्क समूह के बारे में बता रहा है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर हम और आप जो हमेशा से जुड़े हुए हैं वो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग के हम उम्र के लोगों से ही बात करें, हम लोगों की उम्र के साथ ही खेलें, उनके साथ ही पढ़ें, उनके साथ ही रहें, राइट। हम लोग को हम उम्र के लोगों के साथ रहने में अच्छा लगता है ज़्यादा, सिवाय बड़ों या हम लोग से छोटे के। ठीक है, तो वो समवयस्क समूह के अंतर्गत आता है। अब ये था समूह की बात, सामाजिक समूह हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आता है परिस्थिति और भूमिका, ये अलग टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, ये टॉपिक वाइज तो बनाना था लेकिन सभी चीज़ों को पॉइंट में कर दिया गया है मिसप्रिंट होने की वजह से। यहाँ पर नंबर डालना चाहिए था इनको 1 2। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसमें समझाते चलूँगा। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परिस्थिति और भूमिका, राइट। परिस्थिति और भूमिका आते हैं, हम लोग देखते हैं पहला परिस्थिति क्या है। परिस्थिति मीन्स यहाँ पे स्टेटस एंड रोल की बात कर रहा है। तो देखते हैं परिस्थिति। परिस्थिति व्यक्ति को समाज या समूह में प्राप्त स्थान है। परिस्थिति क्या है? व्यक्ति को समाज या समूह में प्राप्त स्थान है। हर परिस्थिति से कुछ अधिकार एवं कर्तव्य जुड़े होते हैं। परिस्थिति का उदाहरण क्या है? डॉक्टर, माँ, शिक्षक आदि। तो दोस्तों, अगर आप किसी समाज में रह रहे हो और आप किसी पोस्ट पे हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे एक पिता ही हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, तो क्या है? वो आपकी परिस्थिति है, राइट। वो आपकी परिस्थिति, आप उस परिस्थिति पे हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपकी परिस्थिति क्या है? स्टूडेंट हो जाएगी। अगर आप डॉक्टर हो तो आप डॉक्टर हो, टीचर हो तो टीचर की परिस्थिति के रूप में रहोगे, राइट। फिर दूसरा आता है परिस्थिति समुच्चय। परिस्थिति क्या है? स्टेटस से। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक परिस्थिति होती है। जाहिर सी बात है, अगर आपके पिता अगर कोई लॉयर होंगे तो उनकी एक प्रतिष्ठा होगी, है ना। सॉरी, प्रतिष्ठा कर रहा हूँ, परिस्थिति होगी कि हाँ वो एक लॉयर है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा परिस्थिति की समग्रता की परिस्थिति समुच्चय कहते हैं। यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्राप्त परिस्थिति की समग्रता, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी परिस्थिति को प्राप्त कर रहा है और उस परिस्थिति को ज़्यादा से ज़्यादा रूप में उपयोग कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? परिस्थिति समुच्चय कहेंगे। उदाहरण के लिए निमिषा की परिस्थिति समुच्चय छात्रा, बहन, बेटी, दोस्त क्लब आदि सदस्य के रूप में है। यानी अगर आप कोई छात्र हैं तो अगर आप एक जगह पर छात्र हैं लेकिन अपने घर के लिए क्या होंगे? आप अपने माता पिता के लिए बेटे होंगे, अपने दोस्तों के लिए क्या हो जाएंगे? दोस्त हो जाएंगे। या अगर आप किसी संगठन में हैं, किसी क्लब में हैं, तो वहाँ के क्या हो जाएंगे? सदस्य हो जाएंगे। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है परिस्थिति समुच्चय। ओके, अब यहाँ पर आता है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा आपने नाम सुना होगा इसके बारे में, और अगर किसी ने बुक रीड किया होगा तो उसको पता भी होगा। चलिए देखते हैं। प्रेस्टीज। परिस्थिति से कुछ निश्चित मात्रा में प्रतिष्ठा तथा सामाजिक मूल्य जुड़े होते हैं। जाहिर सी बात है, प्रतिष्ठा जिसे व्यक्ति ने प्राप्त किया है की अपेक्षा परिस्थिति सामाजिक स्थिति से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए एक दुकानदार की तुलना में डॉक्टर की प्रतिष्ठा ज़्यादा होगी, चाहे उसकी आय कम ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, परिस्थिति चाहे जो भी हो वो हमेशा समाज से जुड़ी रहेगी, लेकिन जो प्रतिष्ठा होती है ना, वो व्यक्ति अपना बनाता है। बनाने का मतलब, अगर आपकी परिस्थिति, अगर आप किसी परिस्थिति से जुड़े हो, आप किसी समाज से जुड़े हो, तो आप जहाँ पे पैदा होते हो समाज से जुड़े रहते हो, लेकिन आप एक एज अ पर्सन पैदा होते हो, लेकिन आप किस मुकाम पे पहुँचते हो वो आपकी क्या हो जाती है? प्रतिष्ठा हो जाती है, राइट। तो अगर आप डॉक्टर बन जाते हो या लॉयर बन जाते हो तो वो क्या होता है? समाज की नज़र में वो क्या है? ऊंचे पद पर है, तो वो एक तरीके से उनकी प्रतिष्ठा को दर्शाता है। भले ही आप 10 रुपये कमाओ डॉक्टर बन के, लेकिन चाहे कोई व्यापारी है वो 10,000 कमा रहा है, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा ज़्यादा मानी जाएगी सिवाय व्यवसाय के। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। फिर बोल रहा है सामाजिक परिस्थिति। आइए देखते हैं क्या कहा है। सामाजिक परिस्थिति। परिस्थिति व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थान है। परिस्थिति क्या है? व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थान है। परिस्थिति को प्रमुख तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। अब यहाँ पर 2 भाग में परिस्थिति को बांटा गया। पहला प्रदत्त परिस्थिति, दूसरा अर्जित परिस्थिति। ठीक है, दोनों समझते चलते हैं क्या है। पहला आता है प्रदत्त परिस्थिति। हम इसे जन्म, जैविक विरासत, अभिभावक की परिस्थिति के आधार पर प्राप्त करते हैं। लेकिन अर्जित परिस्थिति में क्या है? व्यक्ति इसे अपनी योग्यता एवं प्रयत्न द्वारा प्राप्त करता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रदत्त परिस्थिति में क्या होता है? हमें पहले से ही अपने माता पिता द्वारा मिलता है। जैसे कि आप कह सकते हो, अगर आप किसी एक छोटे घर में हो
तो वो क्या है, पहले से ही अगर होते रहते चले आ रहे हैं तो छोटे घर में रहेंगे, अगर बड़े घर में तो पहले से वो चलती आ रही है, तो आपको मतलब जन्मजात मिल जाता है। हाँ, सबसे अच्छा उदाहरण जाति है। जाति यहाँ पर आपको बताएगा कि जाति आपको हमेशा जन्मजात ही मिलती है, ठीक है। वही अर्जित परिस्थिति क्या है, आप उसे गेट करते हो, यानी अगर आप कोई हार्ड वर्क करते हो और किसी अच्छे पोस्ट पे चले जाते हो, वो क्या हो जाती है, आपकी परिस्थिति हो जाती है, तो उसे हम कह सकते हैं अर्जित परिस्थिति। दूसरा आता है व्यक्ति इस परिस्थिति का चुनाव नहीं करता है, राइट। अगर आप कभी किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी जगह पैदा होते हैं तो वो आपकी क्या हो जाती है, अर्जित सॉरी प्राप्त प्रदत्त परिस्थिति होती है, क्योंकि आपका नियंत्रण उस पर नहीं रहता है, ठीक है। आपका इस वक्त कोई कंट्रोल नहीं रहता है। यहाँ आ रहा है फिर, यह व्यक्तियों के चुनाव पर आधारित है, राइट। अर्जित परिस्थिति, आप क्या बनना चाह रहे हो, क्या प्राप्त करना चाह रहे हो, कौन सी प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाह रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आज बैंक में मैनेजर बनना चाह रहे हो, या लॉयर बनना चाह रहे हो, या डॉक्टर बनना चाह रहे हो, वो आप जो बनना चाह रहे हो या आप जो बन जाते हो, वो क्या हो जाता है, अर्जित परिस्थिति हो जाती है। फिर परिस्थिति का परिवर्तन कठिन है। प्रदत्त परिस्थिति का परिवर्तन इसलिए कठिन है क्योंकि अगर आप किसी जाति में पैदा हो जाते हो तो उस जाति को चेंज करना प्रॉब्लम, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, या फिर असंभव ही कह सकते हैं। लेकिन आज के टेक्नोलॉजी जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे सभी चीज़ें चेंज हो रही हैं। और अर्जित परिस्थिति क्या है, इसे शैक्षिक योग्यता आदि या आय आदि के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्जित परिस्थिति क्या है, हम लोग शैक्षिक योग्यता के द्वारा अपने आप को, अगर हम गरीब हैं या हम लोग मध्यम वर्ग में हैं, तो हम लोग शैक्षिक योग्यता के माध्यम से उच्च वर्ग में, मतलब मध्यम वर्ग से उच्च वर्ग में जा सकते हैं, पैसे के माध्यम से या शिक्षा के माध्यम से, राइट। अब आता है चौथा हमारा लास्ट, परंपरागत समाज में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उदाहरण के लिए जाति। और वहीं आधुनिक समाज में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उदाहरण के लिए वर्ग, ठीक है, आप समझ गए होंगे। फिर आता है परिस्थिति और प्रतिष्ठा, अंतर संबंधित शब्द। अब यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि जो परिस्थिति और प्रतिष्ठा है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे परिस्थिति क्या होती है, या तो प्रदत्त होती है या अर्जित होती है, लेकिन जब आप प्रदत्त रहे चाहे अर्जित रहे, लेकिन वही प्रतिष्ठा क्या होता है, उससे जुड़ा होता है। मान लीजिए मैं जायसवाल, ना मेरा जाति जायसवाल है, ठीक है, मैं जायसवाल हूँ और मेरे ही द्वारा मैं किसी काम को कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर बनकर मैं जितना भी कमाऊँ, लेकिन मेरे ही जाति का कोई जायसवाल मजदूरी करे तो क्या हो जाता है, उसकी प्रतिष्ठा मेरे से कम रहेगी, क्योंकि मैं डॉक्टर के लेवल पे रहूँगा, वो मजदूरी करेगा, भले जाति सेम हो। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर परिस्थिति और प्रतिष्ठा दोनों अंतर संबंधित हैं, ठीक है। अब इसे मैं पढ़ भी दे रहा हूँ कि परिस्थिति, इसे स्थिति नहीं परिस्थिति कहेंगे। परिस्थिति के अपने कुछ अधिकार और मूल्य होते हैं। परिस्थिति या पदाधिकार से जुड़े मूल्य की तरह प्रतिष्ठा कहते हैं। अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर लोग अपनी परिस्थिति को ऊंचा या नीचा दर्जा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए एक दुकानदार की तुलना में एक डॉक्टर की प्रतिष्ठा ज़्यादा होगी, चाहे उसकी आय कम ही क्यों न हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक डॉक्टर की तुलना अगर मजदूर से किया जाए तो हमेशा प्रतिष्ठा डॉक्टर की ही ज़्यादा रहेगी, चाहे भले डॉक्टर 10 रुपये ही कमाए या ना कमाए, राइट। तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। फिर बोल रहा है भूमिका, रोल क्या है। रोल सभी जानते हैं क्या है, अब मैं इसे पढ़ दे रहा हूँ कि परिस्थिति तथा भूमिका अंतर संबंधित है, क्योंकि भूमिका परिस्थिति का व्यवहारिक परिदृश्य है। यह प्रत्याशित व्यवहार है जिसका संबंध परिस्थिति से। उदाहरण के लिए किसी छात्र की परिस्थिति के साथ निश्चित प्रत्याशित व्यवहार जुड़े होते हैं, फिर भी जहाँ परिस्थिति प्राप्त की जाती है वहाँ भूमिका निभाई जाती है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो भूमिका होती है, आप अपने ऊपर लेके देखो कि जैसे कि आपकी परिस्थिति क्या है। इस समय आप एक छात्र हो और आप कोई भी जाति के रहे हो या हो, तो आप एक छात्र हो, ठीक है, राइट। आपकी भूमिका क्या है, आप स्कूल के रूप में आपकी भूमिका छात्र की है, घर पर आपकी भूमिका बेटे के रूप में है, किसी क्लब में जाते हो तो आपकी भूमिका एक सदस्य के रूप में है। तो आपकी भूमिका अलग अलग जगह पर अलग अलग है। तो हमेशा क्या होता है, परिस्थिति और भूमिका भी हमेशा एक दूसरे से जुड़ी होते हैं। तो ये हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हुआ। अब आता है सामाजिकरण, ठीक है। सामाजिकरण में क्या है, सोशलाइजेशन में पहला आता है भूमिका संघर्ष, ठीक। प्रत्येक व्यक्ति समाज में विभिन्न भूमिकाएं निभाता है। और जैसा कि मैंने बात किया, भूमिका संघर्ष तब होता है जब दो या अधिक भूमिकाओं से विरोधी अपेक्षाएं उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए आधुनिक कामकाजी महिला का ऐसा मानना है कि व्यावसायिक रूप में उसकी भूमिका का संघर्ष किसी माँ, माता तथा पत्नी की भूमिका के साथ है। यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार भूमिका संघर्ष देखने को मिलता है जब दो या दो से अधिक लोग एक ही काम को करते हैं, लेकिन किसी को उस काम के लिए अच्छा खासा पैसा मिल जाता है लेकिन किसी को कम मिलता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि भूमिका संघर्ष देखने को मिलता है। मान लीजिए अगर कोई एक लेडी है, कोई आदमी है, तो वहाँ क्या होता है, समाज में ऐसा माना जाता है कि आदमी
आदमी ज़्यादा मेहनती और ज़्यादा दिमागी होते हैं, लेकिन अपेक्षा औरतों के, औरतें कम मेहनती होती हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि संघर्ष वहाँ तब बढ़ जाता है जब औरतें आदमी से ज़्यादा काम करने लगती हैं, लेकिन उनको पेमेंट फिर भी उनसे कम ही मिलता है। राइट, तो आप हो सकता है आप समझ रहे होंगे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, भूमिका स्तरीकरण। अब भूमिका को स्तरीकरण किया यानी रोल स्टीरियोटाइपिंग यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है। यह कुछ विशिष्ट भूमिकाओं को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए विज्ञापन एवं फिल्मों में कमाने वाले पति तथा घर चलाने वाली पत्नी अक्सर रूढ़िबद्ध भूमिकाओं को निभाते हैं। सामाजिक भूमिकाएं और परिस्थितियां स्थिर नहीं होती। लोग भूमिका तथा परिस्थिति में परिवर्तन के लिए प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए दलित लोग जाति के आधार पर उनसे जुड़ी निम्न परिस्थिति का विरोध कर रहे हैं। यहाँ भूमिका का स्तरीकरण किया गया, किस प्रकार किसकी क्या क्या भूमिका है। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में एग्जाम्पल देके बताने की कोशिश कर रहा है कि लोग अपनी भूमिका को परिवर्तन करना चाह रहे हैं। यानी अगर कोई निम्न जाति का अगर कोई व्यक्ति है तो उससे जुड़ी जितने भी समस्याएं हैं या जितने भी उनसे जुड़ी जितने भी क्या कहते हैं परिस्थितियां हैं, उनके लिए वो विरोध कर रहे हैं कि अगर वो SC ST में जन्मे तो क्या होता है, कहीं कहीं छुआछूत देखने को मिल जाता है आज भी, जबकि हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं उन सब चीज़ों से, फिर भी देखने को मिलती है। तो वो क्या करते हैं, इसीलिए उसका विरोध करते हैं कि नहीं, हम लोग की भूमिका भी उतनी ही है जितनी अन्य जाति लोगों की है। राइट, फिर आता है हम लोग का नेक्स्ट सामाजिक स्तरीकरण। वो था भूमिका स्तरीकरण, ये आता है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण बताने की कोशिश कर रहा है, समाज में पाए जाने वाले अनेक समूहों का ऊंचे नीचे या छोटे बड़े द्वारा अनेक स्तरों में विभाजित हो जाना ही सामाजिक स्तरीकरण, स्मरी नहीं स्तरीकरण कहा जाता है। अब सामाजिक स्तरीकरण आप समझ रहे होंगे क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सामाजिक स्तरीकरण में हमेशा उच्च नीच जाति के लोग और बड़े आय वाले, कम आय वाले, मध्यम वर्ग। राइट, तो इस तरीके से समाज का स्तरीकरण हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बताने की कोशिश कर रहा है। सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं, पहला है स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है। दूसरा, स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप होते हैं, जैसे वर्ग, जाति, आयु, लिंग और समाज, जैसा कि मैंने बताया। फिर सभी समाजों में स्तरीकरण पाया जाता है, ये भी इसकी विशेषता है। फिर स्तरीकरण बहुत पुराना है, आज से नहीं काफ़ी टाइम से चले आ रहा है। जब से हमको लग रहा है कि मानव उत्पत्ति हुई है तभी से स्तरीकरण लगभग चलते ही आया है। लास्ट है, स्तरीकरण से जीवन शैली में विविधताएं पाई जाती हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई कम कमाएगा तो वो कम खाएगा, या उसके सुख सुविधा या फिर जितने भी उसके ज़रूरी आइटम्स होंगे वो कम ही रहेंगे। लेकिन जो अगर ज़्यादा कमाएगा वो सुख सुविधा ज़्यादा लेगा। तो हमेशा विविधताएं देखने को मिल जाती हैं। अब आता है सामाजिक स्तरीकरण और प्राकृतिक स्वाभाविक असमानताएं। अब देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण में क्या होता है कि असमानताएं देखने को मिल जाती हैं। तो इसमें कौन सी असमानताएं देखने को मिलती है, देखिए क्या कर रहा है। सामाजिक स्तरीकरण का जैविक आधार की अपेक्षा सामाजिक आधार है। यह सामाजिक तौर पर सृजित विभिन्नताएं हैं। जब सामाजिक विभिन्नताओं का जन्म होता है तब जैविक असमानताएं सांस्कृतिक रूप से जुड़ी होती हैं और पक्षपातों को बल देती हैं। यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि जब सामाजिक विभिन्नताओं का जन्म होता है तब जैविक असमानताएं सांस्कृतिक रूप से जुड़ी होती हैं और पक्षपातों को बल देती हैं। यहाँ आगे उदाहरण के रूप में बताने की कोशिश करेगा कि कैसे किसी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है और वो भले दुबला पतला हो लेकिन उसके वो भी उतना ही दिमाग रखता है जो काफ़ी मोटा है या हेल्दी है। ठीक है, और कोई काला व्यक्ति गोरे व्यक्ति कितना ही दिमागदार हो सकता है, कोई महिला पुरुष कितना ही ज़्यादा काम कर सकती है। तो इसके बारे में बताया गया कि सामाजिक स्तरीकरण में भी आज भी असमानताएं देखने को मिलती हैं। फिर देखिए उदाहरण के लिए बोला, जातीयता और लिंग आधारित समानताओं का जैविक असमानताओं से कोई संबंध नहीं है। काले लोग उच्च कोटि की नौकरियों के लिए स्वाभाविक रूप से अयोग्य नहीं है और न औरतें ही बौद्धिक विशिष्टता के अर्थ में स्वाभाविक रूप से कमजोर होती हैं। ठीक, दूसरा उदाहरण बता रहा है वृद्धावस्था का। वृद्धावस्था विभिन्न समाजों में अलग अलग तरीकों से मूल्यांकित की गई है। पारंपरिक समाजों में वृद्धावस्था को शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त है, परंतु आधुनिक समाजों में वृद्धावस्था को अधिक मान सम्मान नहीं। यहाँ बताने कर रहा है कि वृद्धावस्था जो है, जैसे इस सामाजिक स्तरीकरण में अगर वृद्धावस्था का स्तरीकरण देखा जाए या युवा वृद्धावस्था, ठीक है, तो वृद्धावस्था में क्या होता है, जो पारंपरिक या फिर गांव वगैरह में वहाँ पे उन लोगों को महत्व ज़्यादा दिया जाता है, वृद्ध लोगों को। लेकिन शहरी एरिया में या आधुनिक समय में देखा जाए तो उन लोगों को कम महत्व दिया जाता है। उन लोग उठाकर उन्हें क्या करते हैं, उसमें किसी आश्रम में डाल देते हैं या कहीं दूसरे घर पर छोड़ देते हैं। वो लोग अपने पास साथ नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा असमानता देखने को मिल जाता है। सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, इसके बारे में बताया कि इसका सरोकार
विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्थितियों के मध्य व्यक्तियों और समूहों की गति से है। ठीक है, ये गतिशीलता बताने की कोशिश कर रहा है किस प्रकार सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के माध्यम से व्यक्तियों का समूह की गति से है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति का समूह कितना ज़्यादा कमा रहा है, कितना ज़्यादा कम कमा रहा है, या उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, उसके माध्यम से सामाजिक गतिशीलता निर्धारित की जाती है। अब यहाँ पे आता है स्तरीकरण की खुली और बंद व्यवस्था। आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि स्तरीकरण की खुली और बंद व्यवस्था क्या है, तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ तक कि मैं भी एक बार कंफ्यूज हो गया था जब क्वेश्चन ऐसे आए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब थोड़ा सा यूनिक लग रहा है कि स्तरीकरण की खुली और बंद व्यवस्था क्या हो सकती है। अगर आप भी सोचोगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो लेकिन देखते हैं क्या है। यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्तरीकरण की खुली व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें सामाजिक गतिशीलता आसान है। ठीक है, और बंद व्यवस्था में क्या है, सामाजिक गतिशीलता सीमित है और जटिल है। अब इसे समझते हैं क्या मतलब हुआ। सामाजिक गतिशीलता आसान इसलिए क्योंकि जो खुली स्तरीकरण की खुली व्यवस्था होती है उसमें गतिशीलता इसलिए आसान होती है क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं वो खुले मन से होते हैं। खुले मन से एक तरीके से कह सकते हैं कि वो कभी भी ये नहीं देखते कि वो किस वर्ग का है, किस जाति का है, राइट। और बंद व्यवस्था में क्या होता है कि थोड़ा जटिल हो जाता है क्योंकि वो लोग ये सब ज़्यादा ध्यान देते हैं किस वर्ग से है, किस जाति का है, किस धर्म का है। ठीक है, फिर आता है दूसरा, समाज में व्यक्तिगत स्थिति अर्जित परिस्थिति पर निर्भर करती है। अब खुली व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, समाज में व्यक्तिगत स्थिति अर्जित परिस्थिति पर निर्भर करती है। यानी अगर कोई SC ST का जाति डॉक्टर है और कोई जनरल कैटेगरी का भी डॉक्टर है तो दोनों में मेल मिलाप देखने को आपको हमेशा मिलेगा। ये कब मिलेगा, जब खुली व्यवस्था रहेगी। लेकिन स्तरीकरण की बंद व्यवस्था में आपको ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि व्यक्ति की स्थिति प्रदत्त स्थिति पर निर्भर है। यानी कि जो बचपन से SC ST लोग मिले हुए हैं उन्हीं के साथ ही वो रहेंगे, क्योंकि वहाँ के जो जनरल कैटेगरी या OBC वाले लोग हैं उनके साथ रहना पसंद नहीं करते होंगे, इसीलिए तो बंद व्यवस्था होगी वो। ठीक है, थर्ड आता है आधुनिक समाज में ये सुप्रकट है, इसमें पारंपरिक समाज में ये सुस्पष्ट है। यानी आधुनिक समाज में क्या है, ये ऐसा देखने को मिलता है कि लोग एक दूसरे से मिल जुलाप करके रह रहे हैं, लेकिन अगर वही आप गांव एरिया साइड चले जाते हो तो आपको ऐसा कमी देखने को मिलता है। फिर आता है उदाहरण के लिए वर्ग, इसमें वर्ग की बात कर रहा है, इसमें जाति और धास्ता के बारे में बात कर रहा है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। फिर आता है वर्ग के आधार पर स्तरीकरण। अब वर्ग के आधार पर देख लेते हैं स्तरीकरण क्या है। चलिए देखते हैं वर्ग के आधार पर स्तरीकरण। वर्ग का संबंध किसी समूह से है जो समान आर्थिक संसाधनों का आदान प्रदान करता है, जैसे कि आय या संपदा। जाहिर सी बात है, वर्ग का संबंध किसी समूह से जो समान आर्थिक संसाधनों का आदान प्रदान करता है, जैसे कि आय या संपदा के हिसाब से हम लोग वर्ग को निर्धारित करते हैं, राइट। जैसा हम सभी जानते हैं, वर्ग किसी खास पैटर्न के रूप में विभाजित करता है किसी को, किसी भी समाज, किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग को किसी भी जाति, सबको क्या करता है, एक कैटेगरी में बांटता है और देखता है कौन कितना ज़्यादा कमा रहा है, कौन कितना वेल्दी है, कौन कितना कम वेल्दी है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर कह रहा है समान वर्ग के सदस्यगण निम्नलिखित का आदान प्रदान करते हैं। वो क्या क्या आदान प्रदान करते हैं जो समान वर्ग के सदस्यगण होते हैं, देखिए। समान आर्थिक अभिरुचियां ताकि वे किसी संघ का निर्माण कर सके। उदाहरण के लिए किसी औद्योगिक समाज में फैक्ट्री कारीगरों के माध्यम से मजदूर संघ का निर्माण किया गया है। दूसरा आता है उनकी जीवन शैली एक समान होती है। ठीक है, जो समान वर्ग के लोग रहेंगे, उनकी जो मजदूर रहेंगे, जो एक समान वर्ग के लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा एक तरीके से संघ का निर्माण करते हैं और उनकी जीवन शैली एक समान होती है, तो उनका एक वर्ग अलग हो गया। फिर कह रहा है वे जीवन के समान अवसरों का आदान प्रदान भी करते हैं क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर उनका भी समान पहुंच होता है। ठीक है, अब देखते हैं वर्ग के प्रकार। यहाँ वर्ग होगा, ये वर्ग लिख दिए। तो वर्ग के प्रकार में पहला आता है उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और कृषक वर्ग। ठीक है, ये सभी आप तो जानते ही होंगे। फिर बोल रहा है वर्ग की विशिष्टताएं। वर्ग की विशिष्टताएं क्या है, फीचर्स ऑफ क्लास। तो पहला बोला जाति व्यवस्था के विपरीत वर्ग पर कोई धार्मिक या कानूनी रोकथाम नहीं होता है। ठीक है, जाति व्यवस्था के विपरीत कोई भी धार्मिक या कानूनी रोकथाम नहीं होता है। जैसा कि हमेशा आप जानते हैं, भारत हमारा धर्म निरपेक्ष देश है, जहाँ पर कभी भी किसी भी जाति व्यवस्था के लिए कभी भी कोई भी कानूनी रोकथाम नहीं किया जाता है। अगर आप मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, आप अपने जश्न को खुले तौर पर मना सकते हैं, इसमें कानून का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा दे रहा है वर्ग की सदस्यता मुख्य रूप से अर्जित परिस्थिति पर निर्भर करती है। अब वर्ग की सदस्यता मुख्य रूप से किस पे, अर्जित परिस्थिति पर निर्भर करती है। यानी अगर आप गरीब हैं या अमीर हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं गरीब हूँ तो मेरा अर्जित परिस्थिति क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मैं कुछ भी जिसकी अर्जित परिस्थिति कुछ नहीं रहेगी तो मैं उसके साथ रहूँगा। लेकिन यदि मैं डॉक्टर हूँ या मैं आय में अच्छा हूँ, मेरी आय अच्छी है, मैं वेल एजुकेटेड हूँ, तो मेरी क्या कहते हैं सदस्यता है वो उनसे जुड़ जाएगी जो वेल एजुकेटेड और वेल्दी हूँ, राइट।
तो ये बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, थर्ड है स्तरीकरण की यह एक खुली पद्धति व्यवस्था है। सामाजिक परिवर्तन सापेक्षिक तौर पर आसान है। यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि स्तरीकरण की यह खुली पद्धति है, यानी अगर आप भले ही नीचे जाति के हों, अगर आप नीचे जाति को लेकिन अर्जित परिस्थिति से अपने आप को वेल एजुकेटेड और किसी अच्छे पोस्ट पर हैं, तो आप किसी भी जाति के हों, आप उन्हीं व्यक्तियों के साथ उठना बैठना पसंद करेंगे जो उस तरीके से वेल एजुकेटेड और वेल्दी हो, राइट। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है। फिर बोलता है जाति के आधार पर स्तरीकरण। जाति के आधार पर कौन से स्तरीकरण हो सकते हैं, देखिए बोल रहा है जाति का संबंध सामाजिक सम्मान प्रतिष्ठा के अर्थ में असमानताओं से है। जाति प्रदत्त समूह है जिसकी सदस्यता जन्म के आधार पर होती है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। फिर बोल रहा है जाति संरचना सभी जातियों का संस्तरण उच्च नीच के आधार पर बना हुआ है। यहाँ बताने की कोशिश करें जाति संरचना में सभी जातियों का संस्तरण उच्च नीच के आधार पर बना हुआ है। जैसा हम सभी जानते हैं जाति में क्या होता है, जनरल ओबीसी एससी एसटी आते हैं लोग, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमेशा उच्च नीच के आधार पर सब बना हुआ है। फिर बोला ये हिंदू समाज की संस्थानिक विशिष्टता है, लेकिन इसका प्रसार अन्य इतर हिंदू समुदायों में भी हो चुका है, जैसे कि ईसाई, मुस्लिम तथा सिख। यानी जो जाति व्यवस्था है ये पहले स्टार्टिंग में तो हिंदू में था, लेकिन अब ईसाई, मुस्लिम और सिख में भी देखने को मिल रही है उच्च नीच, ठीक है। अब बता रहा है यद्यपि पारंपरिक भारत में इसका ज़्यादा आवश्यकता था, तथापि आधुनिक भारत के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में भी इसकी जड़ें सटीक है। यानी बोलने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा जो ऊंच नीच है वो पारंपरिक भारतीय इतिहास में तो ठीक था, लेकिन आज आधुनिक भारत में भी इसकी जड़ें मजबूत होती गई हैं। यानी आज भी आपको समान रूप से देखने को मिल सकता है। फिर बोला जाति व्यवस्था के बदलते प्रतिमान। जाति व्यवस्था के बदलते प्रतिमान क्या है, व्यावसायिक प्रतिबंधों में परिवर्तन, व्यावसायिक प्रतिबंधों में परिवर्तन, खान पान संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन, विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन, शिक्षा संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। अब यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है जाति व्यवस्था के बदलते परिमाण। यानी पहले क्या था, व्यवसाय से जो वैश्य लोग होते थे वही कर सकते थे, जैसे लोहार, कुम्हार, गुप्ता, जो भी बनिया, ये लोग कर सकते थे। लेकिन आज क्या है, सभी लोग व्यवसाय कर सकते हैं। खान पान संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। खान पान में क्या है, पहले क्या होता था, जो क्या होते हैं, पंडित लोग होते थे, हमेशा जाहिर तौर पे हमेशा शाकाहारी को प्रोत्साहित करते थे। लेकिन आज जाति के भी कुछ कैटेगरी होते हैं, उसके नीचे वाले लोग आज हमेशा शाकाहारी को भी नहीं मानते और नहीं मांसाहारी को मानते, वो हमेशा कुछ ना कुछ खा लेते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आज के डेट में नॉर्मल हो रहा है, यानी इसमें परिवर्तन हो रहे हैं। विवाह संबंधी सब प्रतिबंधों में परिवर्तन। पहले क्या होता था कि सेम कास्ट में शादी होती थी, लेकिन आज के आधुनिक जीवन में कोई किसी भी कास्ट से इंटरकास्ट शादी आजकल देखने को काफ़ी हम लोगों को मिल जाती है। शिक्षा संबंधी प्रतिबंधों परिवर्तन क्या होता था, पहले कि SC ST वाले लोगों को शिक्षा से निष्कासित किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि वो लोग सिर्फ छोटे मोटे काम करने के लिए बने हैं, वो शिक्षा के लायक नहीं है। लेकिन आज देखेंगे तो उन लोगों को काफ़ी अच्छी शिक्षा की सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको भी बढ़ने में और समाज के साथ एक अच्छे विचारधारा में मिलने के लिए एक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे, जाति व्यवस्था के बदलते प्रतिमान को। आगे आते हैं जाति और वर्ग में अंतर। क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जाति और वर्ग में अंतर। देखते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 1 आता है जाति जन्म आधारित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं जाति जन्म आधारित है, लेकिन सामाजिक परिस्थिति पर आधारित। क्या, वर्ग सामाजिक परिस्थिति पर आधारित है। यानी अगर आप किसी भी जाति के हों, लेकिन आपकी जाति क्या हो जाती है, जन्म से आधारित होती है। लेकिन अगर आप किसी जाति से अगर निम्न जाति के हैं, अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आप निम्न जाति के साथ ही आपका उठना बैठना रहेगा। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा कर लेते हैं, भले ही आप निम्न जाति के हों, तो फिर भी आप किसी भी हाई सोसाइटी के लोगों के साथ उठना बैठना आपका हो जाता है। तो ये वर्ग क्या होता है, सामाजिक परिस्थिति पर आधारित होता है, ठीक। जाति एक बंद समूह है, ये वर्ग एक खुली व्यवस्था है। विवाह, खानपान आदि के कठोर नियम है जाति में। जैसे कि ब्राह्मण लोगों में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कठोरता होती है कि आप ये मत छुओ, ये मत खाओ, राइट। और वहीं वर्ग में कठोरता नहीं होती है, क्योंकि वर्ग में काफ़ी लोग काफ़ी अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के वर्ग लोग जुड़ के वर्ग बनते हैं, तो उसमें कोई भी कठोरता नहीं होती है। फिर बता रहे जाति व्यवस्था स्थिर संगठन है, वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था के मामले कम स्थिर है। जाहिर सी बात है, आप समझ रहे होंगे। फिर बोल रहा है यह प्रजातंत्र व राष्ट्रवाद के प्रतिकूल है, यह प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद में बाधक नहीं है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। आइए देखते हैं जाति और व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि जाति व्यवस्था के निश्चित काल को प्रदर्शित करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। विभिन्न अवधियों में जाति व्यवस्था कई तरह के सूचक थे। वस्तुतः ऐसा विश्वास किया जाता है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति ऋग्वैदिक समाज की वर्ण में हुई थी।
अपने प्रारंभिक काल में उत्तर वैदिक काल 900 से 500 ईसा पूर्व के मध्य जाति व्यवस्था वस्तुतः वर्ण व्यवस्था थी। अब वर्ण व्यवस्था क्या थी, यहाँ पर पहले तो आपको उत्पत्ति बता दिया किस प्रकार वैदिक काल 900 से 500 ईसा पूर्व के मध्य इसकी वर्ण व्यवस्था वो जाति व्यवस्था वस्तुतः वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, अब वर्ण व्यवस्था हमें लग रहा है कि आप सभी जानते होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आप काफ़ी टाइम से इसे पढ़ते आ रहे हैं और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ने को और देखने को मिला ही होगा। तो आइए देख लेते हैं वर्ण व्यवस्था क्या बता रहा है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग। व्यवसाय और रंग के आधार पर वर्ण व्यवस्था ने हिंदू समाज को 4 भागों में विभाजित कर दिया था। पहला था ब्राह्मण पुजारी, क्षत्रिय सेना तथा राजा, वैश्य व्यापारी, शूद्र सेवक जाति जैसे शिल्पकार, किसान, खेतिहर इत्यादि। आइए देखते हैं पवित्रता और अपवित्रता के विचार कैसे पनपे। यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि पारंपरिक भारत में जाति संस्तरण पवित्रता एवं अपवित्रता के विचार पर निर्भर था, जिसका आधार धार्मिक ग्रंथ थे। यह माना जाता था कि सर्वाधिक पवित्र ब्राह्मण पूज्य हैं, इसलिए वे अन्य सभी जातियों में सबसे उच्च हैं। अछूत या अस्पृश्य सबसे अपवित्र हैं, इसलिए वे निम्न श्रेणी के हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मणों का स्पर्श पवित्र समझा जाता था, जबकि कथित अछूतों का स्पर्श, छांव एवं व्यवसाय सब कुछ अपवित्र समझा जाता था। तो दोस्तों आप इसके भली भांति वाकिफ होंगे कि पहले किस प्रकार पवित्र और अपवित्र के विचार काफ़ी ज़्यादा थे। तभी तो राजा राम मोहन ये लोगों ने जितने भी समाज बनाए, आर्य समाज, राइट, ब्रह्म समाज, ये लोग बनाए तो ताकि इन्हीं सब चीज़ों को दूर किया जा सके। विवेकानंद, दयाराम साहनी, इन लोगों ने जितने भी अपने कार्य किए इसी के लिए कार्य किए ताकि इन सब चीज़ों को ख़त्म किया जाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि काफ़ी निम्न जाति से थे, उन्होंने भारत का संविधान लिखा और इंग्लैंड गए पढ़ने और एक तरीके से एक सुस्पष्ट नेता बनकर उभरे। तो वो सब क्या था, वो सब इन्हीं लोग के माध्यम से ये सब आया और आज ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन ये बहुत ही बुरी बात है कि फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो आहत पहुंचाती हैं। आशा करता हूं कि ये भी जल्द ही खत्म हो जाए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बता रहा है जाति के अभिलक्षण। जाति के अभिलक्षण क्या है, यानी फीचर्स ऑफ कास्ट। उपर्युक्त वर्णित अभिलक्षण यानी विशेषताएं कह सकते हैं या इसके लक्षण कह सकते हैं। उपर्युक्त वर्णित लक्षण केवल निर्धारित नियम है जो प्राचीन ग्रंथों में पाए जाते हैं। इस संदर्भ में हमारे पास कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। इन नियमों ने विभिन्न जातियों के जीवन को वस्तुतः या अनुभविक रूप से निर्धारित किया। बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जाति के जो लक्षण हैं वो कोई साक्ष्य नहीं है जो मिला, यानी कि ये जो बने जाति, जो क्षत्रिय ब्राह्मण ये जितने भी बने, वो इनका कोई परिमाणित साक्ष्य नहीं है कि हाँ SC ST है तो वो कूड़ा ही साफ करेगा, ब्राह्मण है तो वो उच्च जाति पर रहेगा, ऐसे कोई साक्ष्य प्राप्त तो नहीं हुए हैं। लेकिन इन नियमों ने विभिन्न जातियों के जीवन को वस्तुतः या अनुभविक रूप से निर्धारित कर दिया। तो देखते हैं, इसमें पहला बता रहा है जाति प्रदत्त है। पहला है जाति प्रदत्त। जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर किया गया है। दूसरा आता है जाति संगोत्र विवाह संबंधी, जैसे विवाह समूह के सदस्यों तक ही सीमित है। अब जैसे कि आप जाति के लक्षण पढ़ रहे हैं इसलिए ये बताने की कोशिश करें। थर्ड आता है खान पान संबंधी प्रतिबंध है। जाहिर सी बात है, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। आप क्षत्रिय रहेंगे तो आपको हमेशा एज सिंह, जो लोग सिंह वगैरह यूज करते हैं वो आप देखते होंगे कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉन वेज को प्रोत्साहित करते हैं। वो लोग हमेशा क्या कहते हैं, राजपूत, उनका एक रहता है राजपूत सिंह लोग लिखते हैं, तो वो हमेशा एक तरीके से नॉन वेज को भी प्रमोट करते हैं। तो फिर आता है जाति सदस्यता का संचालन भोजन तथा भोजन के आदान प्रदान के नियमों द्वारा होता है। किस प्रकार का भोजन ग्रहण किया जाए या नहीं किया जाए निर्धारित है, तथा किसके साथ भोजन का आदान प्रदान किया जाए यह भी निर्धारित है। चौथा आता है किसी व्यक्ति का जन्म उसके माता पिता की जाति में होता है तथा समाज में जाति चुनाव की वस्तु नहीं मानी गई है। ठीक है, तो ये जाति के लक्षण है। फिर बोला कोई न तो अपनी जाति को बदल सकता है और न इसे छोड़ सकता है। पांचवा आता है प्रतिष्ठा और परिस्थिति का संस्तरण, हायरार्की। क्या कर रहा है, सभी जातियां सामाजिक प्रतिष्ठा और परिस्थिति के संस्तरण में सुव्यवस्थित हैं। विभिन्न जातियों की श्रेणीबद्ध स्थिति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदल जाती है। अब यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि विभिन्न जातियों की जो श्रेणीबद्ध स्थिति होती है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदल जाती है। अगर आप मान लीजिए अगर आप किसी एरिया के क्या कर सकते हैं कि किसी एरिया में किसी मुख्य जाति में है, ठीक है, लेकिन आप वहाँ से हटकर किसी दूसरे समाज में जाते हैं जहाँ की प्रथा या जहाँ के रीति रिवाज कुछ अलग है, तो आप भी कुछ ना कुछ उनसे घुल मिल जाते हैं। तो हो सकता है कि आपकी जाति की श्रेणीबद्ध, जो जातियों की श्रेणीबद्ध स्थिति होती है वो क्या होती है, वो कुछ न कुछ बदल सकती है। ठीक है, फिर छठवां आ रहा है खंडीय संगठन।
जाति के द्वारा उपजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि जाति की प्राय उपजातियां हैं तथा उपजातियों की भी उपजातियां हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी वैश्य या फिर कह सकते हैं बनिया या जो भी है, तो उसमें क्या होता है, बनिया, कलवार, गुप्ता, तेली, मारवाड़ी, अग्रवाल, मोदनवाल, ये लोग क्या आते हैं, ये लोग उपजातियां हैं सभी। तो हर जाति में आपको उपजातियां देखने, जैसे पंडित में क्या होता है, मिश्रा, तिवारी, राइट, ये सब देखने को मिल जाते हैं, या मल्होत्रा, ये लोग क्या होते हैं, ब्राह्मण में आते हैं। इसी तरह आता है फिर सातवां हमारा व्यवसाय के साथ पारंपरिक संबंध। किसी जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति केवल उस जाति से संबंधित व्यवसाय को अपना सकता है, इसलिए जाति व्यवस्था के द्वारा व्यवसाय वंशानुगत है। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर कोई जाति में अगर कोई वैश्य अगर कोई दुकान कर रहा है, परचून का दुकान है, तो आने वाली पीढ़ी भी उसकी परचून की दुकान जरूर खोलेगी, कोई ना कोई एक खुलेगा जरूर। अगर कोई ब्राह्मण है तो वो पूजा पाठ करवाने पर ध्यान देता है, तो उनकी भी पीढ़ी पूजा पाठ करवाने पर ही ध्यान देगी। तो ऐसे चलता रहता है। आता है वर्ण और जाति। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं, इसकी कब कब इसकी क्या विशेषताएं रही थी। तो बोल रहा है 1950 तथा 1970 के दौरान गांव के समाजशास्त्रीय अध्ययन ने पता लगाया कि जाति जिस रूप में स्थानीय स्तर पर वस्तुतः कार्य करती है वो वर्ण व्यवस्था से पृथक है। अब यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि जो जाति स्थानीय स्तर पर कार्य करती है वो वर्ण व्यवस्था से पृथक है। यानी अगर आप SC ST को देखोगे तो स्थानीय स्तर पे देखोगे तो वो लोग मिलजुल कर समाज में अपना योगदान देने को हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन वर्ण व्यवस्था से इसलिए पृथक है क्योंकि वर्ण व्यवस्था में ये बताया गया था कि जो SC ST वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं, सिर्फ कूड़ा उठा सकते हैं या छोटे मोटे काम कर सकते हैं, जबकि आज स्थानीय स्तर पे आप देखोगे तो वो काफ़ी योगदान दे रहे हैं, काफ़ी लोग शिक्षित होकर बड़े बड़े काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग वहाँ से पढ़कर अपने देश के नाम रोशन कर रहे हैं, राइट। तो ये सब भी हम लोग को देखने को मिलता है। फिर बोल रहा है एक वृहत अखिल भारतीय योग्यात्मक स्वरूप में वर्ण तथा जाति वर्गीकरण के अंतराल में प्रचलित संस्करण है, लेकिन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में यह बदलाव है। भारत में केवल 4 वर्ण हैं, प्रत्येक क्षेत्र में एक जटिल वर्गीकरण। समकालीन भारतीय गांवों में सैकड़ों जातियां और उपजातियां हैं। अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि समकालीन भारत में जाति व्यवस्था के 2 परिदृश्य हैं। कौन कौन से? अनुष्ठानिक परिदृश्य यानी रिचुअल एक्सेप्ट, और दूसरा धर्मनिरपेक्ष परिदृश्य यानी सेक्युलर एस्पेक्ट। तो यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि अध्ययन से भारत में जो जाति व्यवस्था के क्या है, 2 परिदृश्य है। एक रिचुअल होता है, जैसा कि हम लोग कथा वगैरह करवाते हैं या शादी करवाते समय जो हमारा रीति रिवाज रहता है वो, और दूसरा है धर्मनिरपेक्ष वाला। तो अगर आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम, हिंदू रहेंगे तो आप कथा वगैरह करवाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, मुस्लिम होंगे तो नमाज पढ़ेंगे, सिख होंगे तो चर्च पर जाकर चर्च में आप क्या कहते हैं फादर से राय मशवरा करेंगे, तो वो रिचुअल एक्सेप्ट हो जाता है। और धर्म परिदृश्य में क्या होता है, निरपेक्ष परिदृश्य में यह आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्य दोनों का ध्यान रखता है। अंतः स्थानीय संस्करण में जाति स्थिति अनगिनत कारकों पर निर्भर करती है। तो यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है धर्मनिरपेक्ष परिदृश्य में क्या होता है, आप किसी भी जाति या समुदाय के हों, आप हमेशा अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। भारत सरकार के जो कानूनी कार्रवाई वो आपके ऊपर नहीं होगी, लेकिन भारत सरकार के अंतर्गत भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष की बात बोली तो गई है, लेकिन इस पे काफ़ी कठोर नियम भी हैं। अगर आपकी खुशी के बाहर किसी दायरे के बाहर जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि जाति स्थिति में अनगिनत कारकों पर निर्भर करती है। कौन कौन से कारक हैं? किसी जाति के अनुष्ठान और प्रथाएं, कृषि भूमि, राजनीतिक सत्ता इत्यादि, खान पान शाकाहारी या मांसाहारी, व्यवसाय, ठीक है। तो ये क्या है, स्थानीय संस्करण जाति स्थिति अनगिनत कार्यों पर निर्भर कर सकती है। यानी जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जाति के अनुष्ठान और प्रथाएं अलग अलग हो सकती हैं। कृषि भूमि, जरूरी नहीं है कि कोई कृषक ही कृषि भूमि करे, आज बहुत सारे लोग जो उच्च जाति के वो लोग भी कृषि कर रहे हैं। राजनीतिक सत्ता में जरूरी नहीं है कि कोई मिडिल जाति के लोग जाएं, आज सभी जाति जा रहे हैं। SC ST लोग तो काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। खान पान शाकाहारी मांसाहारी कोई मैटर नहीं कर रहा है, आज सभी लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। व्यवसाय में भी कोई प्रकार का समानता नहीं है, सब लोग इसमें भिन्न भिन्न रूप से अपना योगदान और इसे अपना रहे हैं, ठीक है। अब आता है हमारा संस्कृतिकरण यानी संस्कृताइजेशन। अब इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वैसे तो मैंने इसको मना किया था लगाने के लिए क्योंकि इसका कोई वैसे बेसिक अर्थ तो नहीं है, लेकिन आप इसे पढ़ लो, वैसे ठीक ही है। यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि इसका अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक निम्न हिंदू जाति या जनजाति द्विज जाति की प्रथाओं, अनुष्ठानों तथा जीवन शैली की प्रतिस्पर्धा करते हुए स्थानीय संस्करण में गतिशीलता का उच्च स्तर प्राप्त करने की कोशिश करता है। संस्कृतिकरण में क्या होता है कि हिंदू जाति या जनजाति लोग क्या करते हैं,
कि अपने प्रथाओं अनुष्ठानों तथा जीवन शैली की प्रतिस्पर्धा करते हुए स्थानीय संस्करण में गतिशीलता का उच्च स्तर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे आज संस्कृतिकरण इसलिए भी करने को कहा जाता है ताकि हमारे जो रीति रिवाज या फिर हमारे जो रिचुअल्स एक्सपेक्ट हैं वो बने रहें। जैसे आप कभी देखते हो कि कथा होता है या फिर क्या कहते हैं रामायण करवाया जाता है या कुछ भी पूजा पाठ करवाया जाता है, तो क्या होता है उसमें क्या होता है कि समाज की गतिशीलता को बनाए रखने की कोशिश की जाती है। ठीक है, फिर बोल रहा है संस्कृतिकरण की संकल्पना से श्रीमान एम.एन. श्रीनिवास के माध्यम से परिचय कराया गया। अब आइए देखते हैं ये उन्होंने क्या बोला। तो उन्होंने बताया प्रबल जाति के बारे में। ये बता रहा है प्रबल जाति यानी डोमिनेंट कास्ट। प्रबल जाति एक शब्द जिसका परिचय ग्रामीण भारत में परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने हेतु श्रीमान एम.एन. श्रीनिवास द्वारा कराया गया था। प्रबल जाति वे अंतःस्थ मध्यम जातियां हैं, यानी प्रबल जातियों को ब्राह्मण जाति का होना आवश्यक नहीं है। पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में गैर ब्राह्मण जातियां प्रबल जातियां हैं जो निम्नलिखित विशेषताओं के कारण स्थानीय क्षेत्रीय स्तर पर प्रभुत्व रखती है। तो यहाँ एक ऐसे कास्ट के बारे में बताया गया है जो जिसके अंतर्गत गैर ब्राह्मण जातियाँ आती हों, राइट। जैसे कोई यादव हो गए और आपके क्या कहते हैं जायसवाल वगैरह हो गए, तो इन लोगों का क्या है कि ये लोग गैर ब्राह्मण जाति से आते हैं, इसलिए इन लोगों का एक कैटेगरी बनाया गया जिसका नाम दिया गया है डोमिनेंट कास्ट। ठीक है, प्रबल जाति। अब इसमें देखिए क्या है, इनका कहाँ कहाँ प्रभुत्व है। तो पहला प्रभुत्व है राजनीतिक शक्ति पर। बता रहा है कि संख्या की दृष्टि से प्रबल जाति प्रभावी है। कैसे? इससे क्षेत्रीय राजनीति में उनका प्रभुत्व है। प्रबल जाति के उदाहरण आंध्र प्रदेश के रेड्डी, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव तथा हरियाणा के जाट लोग क्या करते हैं, प्रभुत्व शक्ति अपना रखते हैं। किसमें? राजनीतिक में। दूसरा आता है आर्थिक शक्ति। उनके पास ज़्यादा मात्रा में कृषि भूमि है। भूमि सुधार के बाद उनमें से ज़्यादातर लोग भूमि सतत्व अधिकार पाने में सफल रहे, अतः कृषि अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभुत्व है। इसके अलावा आय के नगरीय संसाधन, पश्चिमी शिक्षा तथा सरकार एवं प्रशासन की नौकरियों पर भी उनका दबदबा है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो प्रबल जातियां हैं यानी डोमिनेंट कास्ट जो है वो जो कि गैर ब्राह्मण जातियां हैं वो अन्य क्षेत्रों में भी अपना प्रभुत्व रखे हुए हैं, जिसमें राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति में उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सामाजिक नियंत्रण। अब दोस्तों देखो, इसके बाद से जितने भी आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे वो सब कॉमन टॉपिक हैं। आप चाहो तो इसे रीड कर सकते हो, चाहे छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आपको इसके बारे में पता है सामाजिक नियंत्रण क्यों जरूरी है और किस प्रकार किया जा सकता है, आप सभी जानते हो। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। देखिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में व्यवस्था स्थापित होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और बनाए रखा जाता है। समाज मनुष्यों का सामंजस्यपूर्ण संघ है। व्यक्तियों से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी भूमिका और कार्य का निर्वाह तदनुसार करें। सह अस्तित्व तथा विकास के लिए समाज को अपने सदस्यों पर कुछ नियंत्रण रखना जरूरी है। ठीक है, इस तरह के नियंत्रणों को सामाजिक नियंत्रण की संज्ञा दी गई है। जाहिर सी बात है कि जो समाज की भूमिका कार्य निर्वहन जितने भी हैं वो सभी समाज के लोग एक नियमित रूप से उस कार्य को करें और किसी भी नियम का उल्लंघन न करें। इसके माध्यम से ये होगा कि कानून की व्यवस्था बनी रहेगी और समाज में नियंत्रण कायम रहेगा। ठीक, फिर नीचे बोला एल बेनार्ड जो कि एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने बोला कि सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ व्यक्तियों के समूहों पर प्रभावकारी ढंग से प्रोत्साहन उत्पन्न किया जाता है और इस प्रकार से उत्पन्न प्रतिक्रियाएं समूह के साथ मेल मिलाप स्थापित करने का कार्य करती हैं। तो यहाँ बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जो सामाजिक नियंत्रण है वो एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्तियों के समूहों पर प्रभावकारी ढंग से प्रोत्साहन उत्पन्न किया जाता है और उस उत्पन्न के माध्यम से ही जो समाज के लोग हैं एक दूसरे में मेल मिलाप बनाए रखें ताकि समाज हमेशा बना रहे। फिर आता है सामाजिक नियंत्रण की विशेषताएं। आप सभी जानते हैं, इसमें देख लीजिएगा, मैं फिर भी पढ़ दे रहा हूँ। बता रहा है समाज प्रभाव का प्रयोग करता है। इसका अर्थ समूह किसी एक व्यक्ति के अपेक्षा अनेक व्यक्तियों पर अधिक सुगमता से प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम है। यह समूह परिवार, चर्च, राज्य, क्लब, विद्यालय, मजदूर संघ इत्यादि हो सकता है। प्रभाव का प्रयोग किसी समूह के कल्याण के लिए किया जाता है, जैसे समग्र सामाजिक संयंत्रण का प्रयोग कुछ विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है, जैसे उद्देश्य का सरोकार समग्र समूह के कल्याण से व्यक्ति को दूसरे के अस्तित्व और अभिरुचि के प्रति जागरूक बनाया जाता है। इस प्रकार सभी की अभिरुचि को विकसित करना आवश्यक है। तो नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है? सभी की अभिरुचियों को नियंत्रण में करना और उनकी अभिरुचियों को विकसित करना, उसके माध्यम से भी आप नियंत्रण कर सकते हैं। प्रभाव के रूप में क्या है? प्रभाव के रूप में प्रश्न और कोई अन्य माध्यम लोक विचार जो किसी समूह के लिए उचित हो के द्वारा अत्यधिक प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है।
अब आता है हमारा पॉइंट नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है। जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं, सामाजिक सुरक्षा के लिए, समूह में एक सामाजिक सुरक्षा के लिए, समूह में एकरूपता के लिए, संस्कृति के मौलिक तत्वों की रक्षा के लिए, सामाजिक इस व्यवस्था को स्थापित करना, मानव व्यवहार को नियंत्रण करना। तो ये क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है, सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता हो जाती है। अब आता है सामाजिक नियंत्रण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो औपचारिक नियंत्रण है, जिसमें कानून पुलिस ये लोग होते हैं जो कि औपचारिक होते हैं, और मैं, आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसे रोल कर दे रहा हूँ। और अनौपचारिक नियंत्रण वो होते हैं जो वहाँ के परंपरा, रूढ़िवादी धर्म, प्रथा आदि ग्रामीण समुदाय में जाति नियमों का उल्लंघन जो करते हैं, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। यानी कि जो वहाँ स्थानीय जो नेता लोग होते हैं, या स्थानीय जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो क्या करते हैं, जो धर्म या फिर प्रथा या ग्रामीण समुदाय के जातियों के नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो उनको क्या किया जाता है, उनको एक तरीके से उनको दंड दिया जाता है, ताकि वो ऐसे काम न करें। तो वो कौन से नियंत्रण में आएंगे, अनौपचारिक नियंत्रण में, जिसमें कानून का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। ठीक है। फिर आता है सामाजिक नियंत्रण के दृष्टिकोण कौन से हैं। तो प्रकार्यवादी दृष्टिकोण है। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण क्या होता है कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने हेतु मूल्यों एवं प्रतिमानों को लागू करना है। जैसे कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई फंड जारी कर देना, जिसमें सभी लोग पैसा जमा करें, और फंड के माध्यम से समाज में अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी लाया जाए, अच्छे अच्छे लोगों को नियुक्त किया जाए, ताकि वो लोग देखें, और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल वगैरह खोले जाएं, ताकि हमेशा नियंत्रण बने रहे। यहाँ नियंत्रण के माध्यम से ये बताने की कोशिश करें कि समाज हमेशा एक सुदृढ़ व्यवस्था में बनी रहे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए। ठीक है। दूसरा बोल रहा है व्यक्ति तथा समूह के व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु बल का इस्तेमाल करना है। तो बल का इस्तेमाल करने के लिए फोर्स वगैरह को वहाँ पर लाना। ठीक है। हर चीज़ की सुविधा रखना, किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध न होने पाए। ठीक। फिर दूसरा आता है संघर्षवादी दृष्टिकोण। कानून को समाज में उनके हितों के औपचारिक दस्तावेज और शक्तिशालियों के रूप में देखना। समाज के प्रभाव वर्ग का बाकी समाज पर नियंत्रण को सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में देखते हैं। तो आप, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप। वीडियो थोड़ी लंबी है दोस्तों, आप प्लीज़ इसे पूरा देखें, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे पसंद ज़रूर किए होंगे, क्योंकि नोट्स काफ़ी मेहनत लगते हैं बनाने में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट रहें, स्टडी मोटिवेशन के जैसे। नेक्स्ट आता है हमारा सहकारी विचारों के विकास के लिए। क्या कर रहा है, सामाजिक नियंत्रण की मदद से हम अपनी स्वभाव, स्थिति, अभिरुचियों तथा परिस्थिति के अंतर्गत व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आने के योग्य है। इस तरह वे सहकारी स्वभाव को विकसित करते हैं, जो कि समाज के विकास हेतु आधारभूत घटक है। अब सहकारी विचारों के विकास के लिए भी जरूरी है नियंत्रण, ताकि ये लोग एक दूसरे से जुड़ें और किसी संस्था का निर्माण करें, और समाज को बढ़िया एक अच्छे स्तर पर ले जाएं। क्योंकि सहकारी के माध्यम से ही लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और किसी व्यवसाय या फिर किसी भी चीज़ को विकसित करते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी जरूरी है। फिर आता है समाज प्रतिबंध या दंड विधान। और सामाजिक प्रतिबंध या दंड विधान ऐसा भी होना चाहिए कि जो गलत काम करे उनके लिए दंड लगाया जाए, या किसी भी चीज़ के उल्लंघन करने पर उनको सजा का पात्र घोषित किया जाए। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, सामाजिक नियंत्रण के माध्यम और साधन। अब नियंत्रण के माध्यम और साधन क्या क्या हो सकते हैं वो देख लीजिए आप, कि क्या करें, जिनके द्वारा व्यक्तियों के समूह के व्यवहार और जीवन मूल्यों के अनुपालन के लिए बाध्य किया जाता है, अनंत है। उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रथा, कानून, लोक विचार, धर्म, नैतिकता, सामाजिक सुझाव एवं प्रतिमान है। तो इनके माध्यम से आप नियंत्रण लगा सकते हैं। फिर आता है प्रथा और कानून। प्रथा क्या है, प्रथा जैसा कि हम लोग प्राचीन रीति रिवाज करते आ रहे हैं वो हमारा प्रथा है। और कानून क्या है, जो कानून के माध्यम से जिस चीज़ को नियंत्रण में रखा जाता है वो कानून है। तो वही बताने की कोशिश करें कि प्रथा, कानून व रीति सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखने में आवश्यक भूमिका रखते हैं। उनमें से प्रथा सामाजिक व्यवहार के नियंत्रण हेतु एक आवश्यक तत्व है। इसके साथ ही समाज में इसकी जरूरत को कम नहीं किया जा सकता है। वे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं तथा सामाजिक जीवन को नियंत्रित करते हैं। वे किसी समाज के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है तथा अनपढ़ लोगों के मध्य सबसे प्रबल है। वे हमारी संस्कृति की रक्षा करते हैं तथा भावी पीढ़ी तक इसका विस्तार करते हैं। वे लोगों को इकट्ठा करते हैं तथा उनके बीच सामाजिक संबंधों को विकसित करते हैं। यहाँ प्रथा कानून के बारे में यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो प्रथा होती है वो हमारे जो प्राचीन काल से चली आ रही है रीति रिवाज है, उसको हमेशा मजबूती से बनाए रखना और समाज में उसको प्रोत्साहित करना, ताकि जो प्राचीन परंपरा है वो बनी रहे। आज भी बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं दोस्तों जो मनाए जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन फिर भी उसे मनाया जाता है।
और ताकि और ऐसे ऐसे कार्य किए जाते हैं ताकि जिससे कि लोग उसे मनाने के लिए प्रोत्साहित रहें। कानून का नियंत्रण इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी चीज़ का उल्लंघन वगैरह ना हो। और वो प्रथा से क्या होता है, हमारी संस्कृति की रक्षा होती है। जो पहले चली आ रही थी वही रीति रिवाज अब भी चलती रहे। उसमें क्या होता है, लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के बारे में जानते हैं और उस प्रथा को अपने घर की तरफ मतलब अपने क्षेत्र में भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब आता है प्रथा की विशिष्टताएं। अब प्रथा की क्या विशेषताएं हैं देख लीजिए। प्रथा मानक है या मानकों नहीं मानक है। प्रथा की सामाजिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। प्रथा बाह्य प्रतिबंध है। प्रथा का अत्यधिक सामाजिक महत्व है। प्रथा एक सामाजिक प्रपंच या प्रतिभास है। प्रथा सामाजिक क्रम को कायम रखती है। प्रथा वंशानुगत है। तो ये था प्रथा का विशेषता। अब आ जाते हैं कानून। कानून क्या है? कानून बता रहा है साधारण समाज में व्यक्तियों के व्यवहार के नियंत्रण हेतु पर्याप्त प्रतिमान एवं प्रथाएं थी क्योंकि उनके अनुपालन में कोई विरोध नहीं था। लेकिन आधुनिक सभ्य समाज में प्रथा की पकड़ ढीली पड़ गई। जाहिर सी बात है, लोग कम ही कथा वगैरह करवाते हैं क्योंकि लोग पुराने रीति रिवाज को ओल्ड फैशन मानते हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि हम लोग वेस्टर्न फैशन को ज़्यादा फॉलो करने लगे हैं। तो हम लोगों को अपनी संस्कृति को नहीं भूलनी चाहिए। भले ही हम लोग वेस्टर्न को अपना जरूर रहे हैं लेकिन हमें अपनी संस्कृति भी साथ साथ लेकर चलनी चाहिए। इसीलिए आज के आधुनिक समाज में हम लोग देखते हैं कि वेस्टर्न पद्धति ज़्यादा चल रही है और हम अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। इसीलिए कानून के माध्यम से उनको भी अनुपालन में लाया जा सकता है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि समाज में प्रथा की पकड़ ढीली पड़ गई है। परिणामतः व्यक्तियों के नियंत्रण के लिए कानून राज्य द्वारा अधिनियमित किया जाता है। मैकाइवर और पेज के अनुसार कानून नियमों का पुलिंदा है जिसको मान्यता प्राप्त है, जिसकी व्याख्या की गई है एवं राज्य के न्यायालय द्वारा विशेष परिस्थिति में प्रयोग किया गया है। अब कानून की विशेषताएं क्या है? कानून की विशेषताएं देख लीजिए। कानून मानवीय क्रियाकलापों से सामान्य स्थिति है जिसे राज्य द्वारा इसके सदस्यों के लिए निर्दिष्ट किया गया है। यह चेतना एवं योजनाबद्ध और सुविचारित निरूपण की उपज है। कानून सुस्पष्ट, साफ एवं संक्षिप्त है। तद्रुप यानी आइडेंटिकल परिस्थितियों के अतिरिक्त वे सभी के लिए समान हैं। कानून का उल्लंघन करने वाला दंड का भागी है जिसे राज्य के अधिकारी द्वारा निश्चित किया जाता है। तो दोस्तों इसमें कुछ बताने खास नहीं था कानून के बारे में, आप सभी बेहतर जानते हैं। लास्ट आता है हमारा टॉपिक सामाजिक परिवर्तन के घटक। सामाजिक परिवर्तन के कौन कौन से घटक है देख लेते हैं। ये मैंने एक चार्ट बनाया है। अनेक ऐसे घटक हैं जो सामाजिक परिवर्तन के लिए जवाबदेह हैं। कौन कौन से देख लीजिए। अब ये घटक बताया है तो दो प्रकार के घटक यहाँ समझा रहा है, प्राकृतिक और मानव या कृत्रिम। ठीक है, तो प्राकृतिक में परिस्थिति घटक आता है और जैविक आता है। मानव में आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी। ठीक है, यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है परिस्थिति घटक में क्या है कि मानव के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ फली फूली विकसित सभ्यताएं प्राकृतिक आपदाओं द्वारा नष्ट कर दी गई। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यताएं भूकंप के कारण गुम हो गई। इससे भी बढ़कर भौगोलिक स्थितियों का सरोकार, वस्त्रों के प्रकार जो लोग पहनते हैं, भोजन जो वे करते हैं, भाषा जो वे बोलते हैं इत्यादि से है। फिर भी भूकंप, बाढ़, तूफान, अन्य प्राकृतिक घटनाओं के विषय में ज्ञात है कि वे अचानक सामाजिक संरचना को परिवर्तित कर देती है। तो परिस्थिति क्या है कि दोस्तों प्राचीन में हम लोग कैसे थे, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो ये सब क्या थे, ये हम लोग पहले से ही चलते आ रहे थे। हम लोग वहाँ की सामाजिक परिस्थिति कुछ अलग थी, वहाँ के घटक कुछ अलग थे, लेकिन वो अब बदल गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैविक घटक क्या है जो हमें ये बताने कि हम लोग कौन कौन से इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम लोग क्या क्या खाते पीते हैं, तो वो हमारे जैविक घटक हो जाते हैं। लेकिन मानव के द्वारा जो घटक निर्माण किए गए वो कौन से हैं? आर्थिक हैं और सांस्कृतिक हैं। आर्थिक घटक में वो आ जाते हैं कि कौन ज़्यादा कमा रहा है, कौन कम कमा रहा है, कौन ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, कौन कम है। सांस्कृतिक में वही है कि कौन सांस्कृतिक धर्म को पालन कर रहा है और कौन कौन धर्म से जुड़ा हुआ है, कौन किस जाति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और तकनीकी प्रावधान के कौन से घटक हैं? आप सभी जानते हैं कि तकनीक जो आज जो प्राचीन क्षेत्र हैं, जहाँ पारंपरिक क्षेत्र हैं, वहाँ तकनीक की थोड़ी दिक्कत है। लेकिन जो शहरी या आधुनिक क्षेत्र है वहाँ की तकनीक काफ़ी सुदृढ़ होती जा रही है। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का नोट्स। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े होंगे और समझे होंगे और नोट्स भी बनाए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको नोट्स बनाना होगा तो आप प्लीज़ इसे हमारे वीडियो को पॉज कर भी देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिले होंगे जो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी होंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब अलविदा लेने का समय आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।
हम नेक्स्ट डे में कुछ नए चैप्टर्स के भी नोट्स लेकर आने वाले हैं। काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, मैं किसी काम में व्यस्त था, और अब मैं इधर से लागू करने जा रहा हूँ कि अब मैं बराबर वीडियो लाऊंगा ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स तैयार कर सकें। ठीक है, तो चलिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको भी बताइए, अपने घर में भी शेयर करिए, और हमें भी मोटिवेट करते रहिए ताकि हम भी ऐसे वीडियोस बनाते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।